नमस्कार बच्चों। कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं हिंदी व्याकरण से पाठ 4 संज्ञा पढ़ने के लिए। जी हाँ बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए। आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं एक बार फिर से हिंदी लैंग्वेज पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे जो पिछले चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं। जैसे पहला पाठ है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। दूसरा पाठ है वर्ण और मात्राएं। तीसरा पाठ है शब्द और वाक्य। ठीक है, इन तीनों पाठों को आप लोग ध्यान में रख करके ही संज्ञा पाठ समझ सकते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन एक बार कर लेते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आप इनको ध्यान से दिमाग में रखे रहिए। ठीक है, जैसे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा के विषय में बताया गया, भाषा के प्रकार। ठीक है, लिपि आपको पता होना चाहिए, लिपि किसे कहते हैं, बात हमारी समझ में आ रही है। व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो आपका दूसरा पाठ है वर्ण और मात्राएं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पाठ है शब्द और वाक्य। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखे रहिए। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं पाठ 4 संज्ञा। तो चलिए स्टार्ट करिए। आप लोग हिंदी लैंग्वेज आपकी जो बुक है आमोद, उसको निकालिए और पेज नंबर 22 पे देखिए पाठ 4 संज्ञा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक का मतलब है कि संज्ञा के शब्द का अर्थ क्या है। जो संज्ञा यहाँ पे लिखी गई है उस शब्द का मतलब क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है। तो बच्चों संज्ञा का मतलब होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है बच्चों? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। ठीक है, और इसकी परिभाषा होती है किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। आप लोग परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा का मतलब नाम। तो नाम का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई स्थान, कोई भाव, कुछ भी अगर उसका नाम है तो वो क्या है बच्चों? वो संज्ञा है। इसकी एक छोटी सी परिभाषा बनती है कि नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया में, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी क्या है बच्चों? वो सभी संज्ञाएं हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग संज्ञाओं से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ संज्ञाएं विद्यमान हैं, संज्ञाएं हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि यही है संज्ञा। कैसे आप लोग जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही है संज्ञा? ठीक है, आप जिस पे बैठे हुए हैं अगर उसका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। आप जो पहने हुए हैं कपड़े, उसका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। आप जिससे लिखते हैं उसका भी नाम है तो वो क्या है बच्चों? संज्ञा है। आप जो खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिस पे आप सोते हैं, आप स्कूल आते हैं, जिससे जिससे आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, आपकी जो स्कूल है उसका भी नाम है, वो भी संज्ञा है। तो जिसका भी नाम है, आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, अगर उसका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। इसीलिए कहा गया है कि नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसकी एक बड़ी परिभाषा होती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा बुक में भी देख लीजिए आप लोग, पेज नंबर 22 पे ध्यान से देखना स्टार्ट करिए। यहाँ पे दिया गया है बाजार में फल सब्जी बिक रही हैं। ठीक है, राम फल खरीद रहा है, आदमी सब्जी खरीद रहा है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे बाजार, फल, सब्जी, राम और आदमी आदि संज्ञा शब्द हैं। इन्हें इसलिए संज्ञा शब्द बताया गया क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, किसी न किसी वस्तु का नाम है या किसी न किसी स्थान का नाम है।
इन सब चीज़ों में, इसलिए ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 आप लोग देखिए आमोद बुक में पेज नंबर 23। यहाँ पे बताया गया कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा और नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, अंत में नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे जो संज्ञाओं के 5 भेद आपको बताए गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आइए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी गई, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ठीक है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही, किसी विशेष नाम का बोध हो, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को इकट्ठा पढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि ये दोनों संज्ञाएं जब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो ये दोनों संज्ञाएं क्लियर होंगी। ठीक है, इसमें जो भी अंतर है, जो भी भेद है, वो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक बार व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में उदाहरण दिया गया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया गेट, लाल किला। ठीक है, और यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में उदाहरण दिया गया विद्यालय, कुत्ता, लड़की। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जो विद्यालय है जातिवाचक संज्ञा में, विद्यालय की एक जाति है, विद्यालय की एक जाति है, सभी विद्यालय को हम विद्यालय ही कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों, सभी विद्यालय को हम विद्यालय ही कहेंगे, सभी कुत्तों को हम कुत्ते ही कहेंगे, सभी लड़कियों को हम लड़कियां ही कहेंगे। लेकिन जब किसी विशेष लड़की का नाम हो, किसी विशेष विद्यालय का नाम हो, किसी विशेष कुत्ते का नाम हो, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे विद्यालय, तो सभी विद्यालय है, सभी स्कूल हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि सेम स्टार ग्लोबल स्कूल, तो यहाँ पे अब सभी जितने भी विद्यालय आप लोग देखते होंगे नैनी, इलाहाबाद या किसी अन्य प्रदेशों में, सबको हम सेम स्टार ग्लोबल स्कूल नाम नहीं दे सकते हैं। ये किसी विशेष स्कूल के लिए आया हुआ है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा जैसे आपको बताया गया विद्यालय, कुत्ता, लड़की, तो ये एक पूरे वर्ग, पूरे जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या है बच्चों, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे आदमी एक शब्द है, आदमी। अब जितने भी आदमी आपको दिखेंगे सबको हम आदमी कह सकते हैं, आदमी की एक जाति हो गई। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो आदमी तो ये भी हैं, आदमी ये भी हैं, लेकिन इनका विशेष रूप से नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू, तो अब हम सभी आदमियों को जवाहरलाल नेहरू नहीं कह सकते हैं, इसलिए इनका विशेष नाम होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गए। ठीक इसी प्रकार से इंडिया गेट, लाल किला, ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे गांव है, गांव जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, शहर है, शहर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, प्रदेश है, प्रदेश भी जातिवाचक संज्ञा है। देश है, देश भी जातिवाचक संज्ञा है।
क्यों? क्योंकि गांव की एक जाति होती है, शहर की एक जाति होती है, प्रदेश की एक जाति है। जितने भी प्रदेश हैं सभी को हम प्रदेश कह सकते हैं, जितने भी देश हैं सभी को हम देश कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ गांव में अगर किसी गांव का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर में किसी शहर का नाम लिया जाए, इलाहाबाद शहर, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही प्रदेश में किसी विशेष प्रदेश का नाम रख दिया जाए, बोला जाए उत्तर प्रदेश, तो अब हम सभी प्रदेशों को उत्तर प्रदेश नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही देश में, देश जो शब्द है वो भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये बोला जाए भारत देश, तो भारत देश यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। बात हमारी समझ में आ गई बच्चों? जी हाँ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज आप लोग देखिए, पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जो है प्राणियों के नाम दिए गए हैं, कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं जातिवाचक संज्ञा में, जैसे स्त्री, पुरुष, सैनिक, ठीक है, कलम, साइकिल, पुस्तक, मैदान, अस्पताल, विद्यालय, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। अब आइए संज्ञा के तीसरे भेद को पढ़ते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे दिया गया है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा में बताया गया कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार परिभाषा बच्चों आप लोग और देख लीजिए, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के, ठीक है, जिन शब्दों से किसी भी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, गर्मी, सर्दी, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। इसलिए ये सभी क्या है बच्चों? इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। बात हमारी समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, न कि छू सकते हैं। मोटापा क्या है? यह एक भाववाचक संज्ञा है। बचपन क्या है? जैसे लोग कहते हैं कि अभी आपके अंदर बहुत ही बचपना है, अब वो बचपना एक भाव है। बात हमारी समझ में आ रही है? वो बचपन एक भाव है, उसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, न कि छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं। जैसे गर्मी बहुत तेज लग रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी एक भाववाचक संज्ञा, उसको हम लोग महसूस करते हैं। जब हम लोगों को गर्मी लगती है तो हम लोग महसूस करते हैं कि गर्मी लग रही है, न कि उसे देख सकते हैं कि गर्मी किस रंग की है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है ना। ठीक इसी प्रकार से जैसे सर्दी, सर्दी लग रही है, तो सर्दी को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न कि देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? ये सभी भाववाचक संज्ञा होती हैं। भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा यहाँ पे दी गई है उसको आप लोग देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है किसी उदाहरण, किसी परिभाषा को समझने में, ठीक है, तो आप लोग मैसेज करके और कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ये देखते हैं बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दिया गया है नंबर 4 पे दिया गया द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है। कोई भी शब्द है, हिंदी का कोई भी शब्द है, ठीक है, अगर उस शब्द से द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु, ठीक है, धातु का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, पीतल, तांबा, ये सब धातुएं हैं, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब धातुएं हैं। अगर इन शब्दों से कोई भी शब्द, अगर उस शब्द से किसी भी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधी सीधी बात है, आप लोग समझिए, ठीक है। जैसे उदाहरण में दिया गया, पानी जीवन के लिए बहुमूल्य है, पानी जीवन के लिए बहुमूल्य है। तो यहाँ पे जो पानी शब्द है बच्चों वो द्रव्य है, द्रव्य है। आप लोग समझ रहे हैं बच्चों, ठोस, द्रव्य और गैस आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पानी है वो द्रव्य है,
तो अगर ये द्रव्य है तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे सोना। ठीक है, सोना का मूल्य चांदी से अधिक है। तो यहाँ पे जो सोना शब्द है, अभी अभी आपको परिभाषा में बताया गया कि जिन शब्दों से हमें किसी द्रव्य पदार्थ, ठीक है, या धातु का बोध होता है, ठीक है, धातु का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया सोना का मूल्य चांदी से अधिक है। तो सोना क्या है बच्चों? सोना एक धातु है। चांदी क्या है? एक धातु है। तो यहाँ पे सोना शब्द क्या हो गया? सोना शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी शब्द, चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा। बात हमारी समझ में आ रही है? पदार्थ, पदार्थ जितने भी अन्न हैं, जितने भी अन्न है बच्चों, जैसे गेहूँ, चावल, ठीक है, बाजरा, जौ, या जितने भी अन्न हैं, ये सभी पदार्थ में आते हैं। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? जी हाँ। अब आइए देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी परिभाषा होती है, यहाँ पे दिया गया बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा को एक बार और देखेंगे सभी बच्चे। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतीय सेना बहादुर है। ठीक है, भारतीय सेना बहादुर है। ठीक है, राहुल कक्षा 8 में पढ़ता है। तो पहले उदाहरण में जो सेना शब्द है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले उदाहरण में जो यहाँ पे सेना शब्द दिया गया, आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जो यहाँ पे सेना शब्द दिया गया है, इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं? सेना, इस शब्द से एक समूह का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा, ठीक है, कक्षा जो शब्द है, इस शब्द से समूह का बोध हो रहा है कि कक्षा किसी एक बच्चे की नहीं होती है, कक्षा में ढेर सारे बच्चे बैठे रहते हैं। ऐसे अगर हम ये कहें सेना आ रही है, सेना आ रही है, तो सेना आ रही है, यहाँ पे जो सेना शब्द है वो किसी एक के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वो पूरे समूह के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि सेना आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो ढेर सारे लोग आ रहे हैं, सेना अधिक आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक सैनिक आ रहा है उसे हम कहेंगे सेना आ रही है। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या है बच्चों? ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसकी परिभाषा भी होती है, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, टोली, ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी शब्द एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द क्या है बच्चों? ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आपको संज्ञा के 5 भेद बताए गए। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इनको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार आप पढ़ लेंगे इस पाठ को। ठीक है, इस पाठ को पढ़ने के बाद अभ्यास कार्य हम करवाने चल रहे हैं, तो अभ्यास कार्य में जो भी दिया गया है उसको भी आप लोग ध्यान से करने का प्रयास करेंगे। जैसे संज्ञा में आपको पढ़ाया गया, तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वो 5 भेद आपको बताया गया है। ठीक है, अगर इस पाठ में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है, किसी उदाहरण, किसी परिभाषा को या कोई भेद समझने में आपको दिक्कत होती है, तो आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी उदाहरण। ओके, तो चलिए ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अभ्यास कार्य में भी देख लेते हैं। अभ्यास कार्य जो भी यहाँ दिया गया है बच्चों, यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप लोग एक बार देख लीजिए। इनके हम PDF आपको सेंड करेंगे क्लास ग्रुप में, और आप अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। जैसे परिभाषा है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चौथा है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में अंतर लिखिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक और प्रश्न दिया गया, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे, अपने रफ कॉपी में करेंगे। उसके बाद इन प्रश्नों के PDF हम आपको क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे, और आप लोग इनको अपनी फेयर कॉपी में अच्छी लिखावट के साथ कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में कुछ दिए गए हैं, इनको देखते हैं।
जैसे दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, एक पवित्र ग्रंथ है, रिक्त स्थान दिया गया, उसके बाद लिखा गया एक पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो आपका शब्द है रामायण, ठीक है, ये आपका क वाले में फिल होगा। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। ऐसे ही ख, ठीक है, ख को देखते हैं, ने अपने मित्र को कैसे छुड़वाया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ने अपने मित्र को कैसे छुड़वाया। तो यहाँ पे जो चूहा शब्द है, चूहा ने अपने मित्र को कैसे छुड़वाया, आप ख वाले में चूहा फिल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट है, उसने कोई बहुत का काम किया। ठीक है, उसने कोई बहुत का काम किया। यस, तीसरा दिया गया ग वाला, पहले हम देखेंगे। आज राम देखने गया, आज राम देखने गया। तो यहाँ पे जो चिड़ियाघर शब्द है, इसको आप यहाँ फिल करेंगे ग वाले में। आज राम चिड़ियाघर देखने गया। नेक्स्ट घ देखेंगे, उसने कोई बहुत बहादुरी का काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बहादुरी शब्द है, इसको आप घ वाले में फिल करेंगे। ऐसे ही अंग देखेंगे बच्चों, अनुज की बचपन से ही पढ़ने में बड़ी रुचि थी। तो लास्ट वाले में आप लोग क्या फिल करेंगे बच्चों, बचपन। ठीक इसी प्रकार से बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दिया गया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। जैसे पहला प्रश्न है, व्याकरण में नाम को कहा जाता है। तो व्याकरण में नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों, इस पर आप टिक करेंगे और इसको याद करने का प्रयास भी करेंगे। दूसरा ऑप्शन सही है, आप दूसरे वाले विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद आपको बताए गए, इसको आप टिक करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है, ग कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन दिया गया जानवर, फूल या बरगद। ठीक है, जानवर, फूल या बरगद। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है, न कि जातिवाचक संज्ञा। तो आप लोग अब ध्यान से पहले समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ही होता है, तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे जानवर है और फूल है, तो जानवर, जितने भी जानवर होते हैं हम सबको जानवर कह सकते हैं, जितने भी फूल होते हैं सबको फूल कह सकते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब जो बरगद है, यह पेड़ का नाम है। सभी पेड़ को हम पेड़ कह सकते हैं, लेकिन सभी पेड़ को हम बरगद नहीं कह सकते हैं। तो ये जो बरगद नाम है, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको आप टिक करेंगे। अगला है, भारतीय सेना बहादुर है, वाक्य में सेना कौन सी संज्ञा है। तो अभी भी आपको बताया गया समूहवाचक संज्ञा ये है बच्चों। तो तीसरा ऑप्शन सही है, आप इसको टिक करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा प्रश्न है, दिए गए संज्ञाओं के भेद पहचान कर रिक्त स्थानों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञाओं के भेद दिए गए हैं, इसको तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इनको आप एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो करना ये सभी आपको ही चाहिए था, क्योंकि पाठ आपको पढ़ाया गया था, तो एक बार आपको खुद से करना चाहिए था, उसके बाद हम आपको PDF में सेंड करते। ठीक है, तो आप ये चौथा जो प्रश्न दिया गया है, इनमें आप लोग क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और यहाँ पे जो भी शब्द आपको ये दिए गए हैं, इन शब्दों में से आप लोग छाट के लिखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा शब्द है, और जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है, भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे इनको क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से लिख लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एक और प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है, 5वां प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि दिए गए शब्दों के सामने उनके भेद का नाम लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए, जैसे ताजमहल है, कलम है, बाइबिल है, सोना है, ठीक है, कक्षा है, आगरा है, मित्रता है, भूख है, सेना है, घी है। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और इनके ठीक सामने इनके भेद के नाम लिखने हैं कि ये कौन सी संज्ञाएं हैं। ठीक है, इनको भी आप एक बार खुद से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम इनको PDF में आपको सेंड कर देंगे, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ओके, तो इस पाठ का आप लोग पाठन करिए और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज करके, कॉल करके बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, आप लोग घर पे रहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं,
नेक्स्ट डे। ओके, धन्यवाद बच्चों।